नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक अपराध की घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है, परसों की ही बात है। 13 अप्रैल 2022 संतोष कुमार कंवर, जो बूढ़नपुर जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ का ये जगह है, का रहने वाला था, अपने थाने पर पहुंचा। उसने थाना के पदाधिकारी यानी थानाध्यक्ष को यह बताया कि उसकी बहन, जिसकी उम्र 18 साल है और जिसका नाम सहोदरा है, वो 13 अप्रैल को रात करीब 8 से 9 के बीच घर से कहीं गई थी और उसके बाद से आज तक वापस नहीं आई या अब तक वापस नहीं आई। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी नोट कर ली, लिख ली। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। गांव के लोगों से जब बातचीत पुलिस ने करनी शुरू की तो धीरे धीरे ये बात निकल कर आई कि उसी गांव के, बूढ़नपुर गांव के ही युवक अजय सिंह कंवर से इस महिला का, इस लड़की का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन लोगों ने यह भी कहा कि अब अजय सिंह की शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो गई है और अब बातें सब खत्म हो गई, इसलिए लगता नहीं है कि अजय सिंह तंवर से कोई बात हुई होगी। पुलिस ने फिर भी पूरा शक किया। अजय सिंह तंवर पर पहले सर्विलांस से कुछ कार्रवाई की गई, कुछ खास पता नहीं लगा। फिर एक दिन तंवर सिंह को थानाध्यक्ष ने अपने थाने पर बुलाया, उससे बातचीत शुरू की। बातचीत में उसने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है। फिर पुलिस ने उससे कुछ छोटी मोटी बातें पूछकर उसे जाने दिया। पुलिस ने सीडीआर की अच्छी तरह से जब विवेचना की, उसमें एक और लड़के का बार बार नंबर आया, वो भी उसी तारीख को जिस तारीख को सहोदरा गायब हुई थी। उस लड़के का जब फिजिकल वेरिफिकेशन या उस कॉलर का या जिससे बात हो रही थी उसका जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तो उसका नाम नारायण मैत्री निकला। वो अजय सिंह तंवर के उम्र का और उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। पुलिस उसे भी थाने ले गई, उससे पूछताछ शुरू की कि 13 तारीख को जिस दिन लड़की का गायब होना बताया जा रहा है, शाम को 8 से 9 के बीच में, तुम्हारी क्या क्या बातें अजय सिंह तंवर से होती रही। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का, पूछताछ करने का एक तरीका है। पहले वो उससे उसके परिवार के बारे में चीजें वो बोलता है, वो ये लिखते हैं। वही पिताजी का नाम, बाबा का नाम, चाचा, चाची, ताई, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, भतीजे, सबकी ससुराल, उसको थोड़ा मेंटली पहले इंगेज करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिसको पूछने पे उसे कभी ये शक नहीं होगा कि मुझे किसी अपराध के सिलसिले में ये बातचीत की जा रही है मुझसे। जब वो मेंटली सेटल हो जाता है थाने के उस माहौल में पूछताछ करने वाले उस आदमी से, तब उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब उन्हीं सवालों के जवाब निकाले जाते हैं जिसकी पुलिस में तलाश रहती है। तंवर से बहुत लंबी बातचीत होने के बाद भी जब कुछ नहीं निकला था तो नारायण मैत्री से पूछताछ करते समय पुलिस ने यह कहा कि देखो, तुम सही सही बता दो, हम ये बात
तुमसे इसलिए जानना चाहते हैं कि क्योंकि जो बात थी वो अजय सिंह तंवर बता चुका है। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है किसी क्रिमिनल का कि जब उसे लगता है कि अरे ये बात तो पुलिस को पता है, अगर हम नहीं बताएंगे तो ज़्यादा प्रताड़ित किए जाएंगे। नारायण मैत्री धीरे धीरे खुलने लगा। उसने ये कहा कि इस लड़की से पिछले 3 साल से अजय सिंह तंवर के संबंध हैं। दोनों घर वालों को, लड़की और लड़के दोनों घर वालों को यह बात पता थी, लेकिन कुछ गोत्र या वहाँ जो भी कोई अड़चनें होती हैं लड़का लड़की में, जो पारिवारिक अड़चनें कह लीजिए या सामाजिक अड़चनें कह लीजिए, उस वजह से लड़की और लड़के वाले दोनों ही शादी करने को तैयार नहीं थे। मतलब परिवार वाले तैयार नहीं थे, ये दोनों तो शादी करना चाहते थे। लड़के वालों को ये लगा कि अगर हम बहुत डिले करेंगे अजय सिंह तंवर की शादी में तो ये किसी दिन इस लड़की को लेकर यानी सहोदरा को लेकर भाग जाएगा, बिरादरी में बदनामी होगी। फौरन पहली जो उनके यहाँ शादी के जो ऑफर आई या पहला जो रिश्ते संबंधी बात लेकर कोई लड़की वाला आया, घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। उसके एंगेजमेंट की डेट, गुदभराई कह लें आप उसे, लोकल लैंग्वेज में हो सकता है छत्तीसगढ़ में किसी और नाम से कहा जाता हो। जब ये डेट डिक्लेयर हो गई, गांव में हल्ला हो गया, तो ये बात सहोदरा को भी पता लगी। सहोदरा को सहोदरा ने फोन करके अजय सिंह तंवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय सिंह तंवर ने उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया। ये बात उसको बहुत नागवार गुजरी। तब उसने अजय सिंह तंवर की मां को फोन मिलाया और उसकी मां से कहा कि देखिए ये शादी मत करिए, ये ठीक नहीं होगा। मैं 3 साल से इसके साथ शादी करने के लिए प्रयासरत हूं और शादी ये भी करना चाहता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ये धोखा आप न करें। मां ने साफ मना कर दिया कि अब जो शादी तय हो गई वो तय हो गई, अपने माँ बाप से कहो तुम्हारी भी शादी तय कर दें। सहोदरा पागलों की तरह इधर उधर भागती रही। किसी तरह से उसने जिस लड़की से शादी तय हुई थी उसके पिता का नंबर हासिल किया और उसे सीधे फोन किया और उसे ये बताया कि जैसी आपकी लड़की वैसी मैं भी आपकी लड़की हूं, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर लगे हैं। उन्होंने कारण पूछा, तब उसने बताया कि हम 3 साल से हमारे इसके संबंध हैं, प्रेम संबंध हैं, और अगर आप ये शादी करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और मैं चिट्ठी लिख कर जाऊंगी कि मैं क्यों आत्महत्या कर रही हूं। ये भी लिखूंगी कि मैंने सारी बात लड़की के घर वालों को भी बताई थी, लेकिन वो नहीं माने और अजय सिंह तंवर से अपनी बेटी की शादी करा दी। बात बहुत गंभीर थी। लड़की के पिता ने घर में इस सिलसिले में बातचीत की और ये तय किया कि नहीं, लड़की सबकी बराबर है, चाहे हमारी हो चाहे जिसका इससे प्रेम संबंध है वो हो, हम ये शादी नहीं करेंगे। अजय सिंह तंवर के परिवार वालों ने जानने की कोशिश की कि भाई जब सब कुछ ठीक था, आप सही कह रहे थे शादी करेंगे, फिर अचानक शादी से मुकर क्यों नहीं गए। 2-4 बार जब बीच में पड़ने वालों के बीच, यानी जो शादी कराते हैं जिन्हें अगुआ कहते हैं, जो दोनों पक्ष के जानने वाले होते हैं, उनके दबाव में जब कारण पूछा जाने लगा तो कारण पता लग गया। लड़की के घर वालों ने बताया कि इस तरह से सहोदरा का फोन आया था और सहोदरा ने बताया था कि हमारे इसके संबंध हैं।
और ऐसे में अगर ये शादी होगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। जैसे ही ये बात अजय सिंह तंवर के परिवार वालों को पता लगी, मायूस हुए लौट के घर आए। अजय सिंह तंवर को बुलाया गया कि तुम्हारे इस संबंध की वजह से हमारी बहुत बदनामी हो चुकी और हमें नहीं लगता कि अब कोई लड़की वाला तुम्हें लड़की देने को तैयार होगा। प्रतिष्ठित गांव की वो लड़की थी जिससे शादी तय की थी, लेकिन ये सहोदरा, ये इसका इतना दिमाग खराब है कि इसने उनको भी फोन करके शादी तुड़वा दी। शादी टूटने से या तुड़वाए जाने से बहुत आहत हो गया अजय सिंह तंवर। अपने माँ बाप की, परिजनों की डांट खाने के बाद उसने सीधे गांव में जाकर अपने मित्र नारायण मैत्री से संपर्क किया और उससे कहा कि इससे शादी मेरी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। गांव इस शादी को नहीं होने देगा। हम लोग सगोत्री हैं, एक गोत्र के हैं, और ये मेरी शादी किसी से होने नहीं देगी। इसलिए जरूरी है कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए। तरह तरह के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन दोनों ने मिलकर बनाए कि सुबह जब ये शौच को जाती है तब इसकी गर्दन काट देंगे। फिर अगले 10-15 दिन में जो गांव में शादियां हैं उनमें किसी में जाती है तो इसे किसी बहाने से घर से गांव में जाते समय या गांव से घर में आते समय मार देंगे। इसी सिलसिले में एक तमंचा भी खरीद कर लाया गया कि रात में किसी समय चुपचाप इसे मार देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन ये सारी बातें होते होते ये समझ में आया कि हम कुछ भी करें, बॉडी जब बरामद होगी तो लोग जरूर बता देंगे कि जिसकी इसकी वजह से या जिसकी वजह से शादी टूटी होगी, जिसकी उनमें से ही किसी ने इसको मारा है, और तब हम पकड़े जाएंगे। दोनों ने कहा कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम मारें चाहे जैसे, लेकिन मारने के तुरंत बाद इसे किसी गहरे गड्ढे में दफना दें। यह आइडिया बहुत सूट किया कि बिल्कुल सही है, दफन हो जाएगी 10-20 दिन तक, और हो सकता है कभी कभी नहीं इसका पता लगेगा और हम साफ साफ बच जाएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे। शादी टूटने की बात पता लगने के 8 दिन के भीतर ही इन दोनों ने जंगल में जाकर एक पूरी आदमकद कब्र तैयार कर ली, जो गहराई में करीब 6 फीट, लंबाई में करीब 5.5 फीट और चौड़ाई में करीब 2.5 फीट थी। उसे अच्छी तरह खोद के और जंगल में ढेर से जितने पत्तियां झड़ी हुई, डालें, हरी डालें, बबूल के जो पेड़ की डालें होती हैं, उसे काट काट के उससे निकली हुई मिट्टी और उस गड्ढे को ढक दिया ताकि आने जाने वालों की नजर न पड़े। और फिर हर दिन उस गड्ढे को तैयार करने के बाद हर दिन वो इस प्रयास में रहे कि किस तरह से सहोदरा का मर्डर किया जाए, किस तरह से सहोदरा को निपटाया जाए, किस तरह से सहोदरा को रास्ते से हटाया जाए। धीरे धीरे 15 दिन हो गए। दोनों सवेरे से लेकर शाम तक, कभी कभी तो भोर में उठ के कि ये शौच के लिए किधर जाती है वहां बैठ जाएंगे, आते समय या जाते समय गला काट देंगे, फिर कंधे पर लाद के इसे उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी ऊपर से अच्छी तरह से ढक देंगे और उसके ऊपर इसी तरह की सूखी पत्तियां और डालें लगा देंगे ताकि कभी पता न लगे कि ये गई कहां। पर 15 दिन में उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें वो अपना काम कर सकें।
शादियों में भी गई, लेकिन लौटते समय परिवार साथ में था। सवेरे शौच के लिए खेतों में जाती थी, साथ में महिलाएं हुआ करती थीं। इसके अलावा वो घर के बाहर निकलती नहीं थी। बाजार भी इन लोगों को जब जब जानकारी हुई कि अब फलां जगह या फलां रिश्तेदारी में शादी है, ये बाजार जाकर कपड़े खरीद सकती है, तब भी ये बाजार नहीं गई। फिर बैठकर इन लोगों ने नया तरीका ढूंढा। अजय सिंह तंवर ने से ये कहा नारायण मैत्री ने कि तुम इसे फ़ोन करके बुलाओ और ये कहो कि मैंने एक गाड़ी तैयार कर ली है। गाड़ी और ड्राइवर फला जगह रहेंगे। तुम अगर कपड़ा साथ में ला सकती हो तो बहुत अच्छा है, अगर कपड़ा नहीं ला सकती तो परेशान मत होना, ऐसी ही चली आओ। हम लोग वहाँ से भाग कर रांची चले जाएंगे या पटना चलेंगे। वहीं शादी कर लेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन लौट के घर नहीं आएंगे, वरना घर वाले हमें मार डालेंगे। बात बिल्कुल सटीक थी। रात में 8 बजे के आसपास 13 अप्रैल को अजय सिंह तंवर ने सहोदरा को फोन किया और उससे पूरी बात बताई कि अब बहुत हो गया, लेकिन अब हमें शादी करनी ही करनी है। हमने बहुत घर वालों को मनाने की कोशिश की, तुमने भी मनाने की कोशिश की। अब जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हमें जो करना है करेंगे। मॉडलिटीज पूछी गई। उसने कहा कि चुपचाप चली आओ, फला फला रास्ते से आना, कोई देखेगा नहीं। बाग के बीच में हमने गाड़ी खड़ी की है, किसी को गाड़ी का अंदाजा नहीं लगेगा और हम फला फला रास्ते से निकलेंगे। झूठ ही बताना था तो पटना और दिल्ली सारी जगहों का नाम बता दिया कि पैसा मेरे पास पर्याप्त है, हम बंबई भी जा सकते हैं। सहोदरा उसकी बातों में आ गई। शाम 8, साढ़े 8 के बीच में वो चुपचाप घर से निकल गई और भागते भागते उस बाग की तरफ पहुंची जहां उसने बुलाया था। नारायण मैत्री और अजय सिंह तंवर ने दूर से ही देख लिया कि वो भागती हुई आ रही है। ठीक बाग के बाहर या जंगल के बाहर उसे रोक लिया और कहा, अच्छा किया तुम आ गई, चलो। बीच जंगल में वो गाड़ी मैंने खड़ी की है ताकि कोई देखे नहीं, हम लोग अभी भाग चलते हैं। सहोदरा ने नारायण मैत्री को देख के थोड़ी शंका व्यक्त की कि ये गांव में बता देगा। उसने कहा, बिल्कुल नहीं बताएगा, यही ड्राइव करके ले चलेगा, हम ड्राइवर को भी छोड़कर आए हैं, ये हम लोगों को छोड़ के वापस आ जाएगा। बातचीत करते करते ये लोग उस गड्ढे के पास पहुंच गए जो पहले से ही तयशुदा था। दोनों ने मिलकर उसे वहीं गिरा दिया। उसी के दुपट्टे से अच्छी तरह उसके गर्दन को कस दिया। जब ये मुतमईन हो गए, जब इनको स्पष्ट हो गया कि अब इसमें जान नहीं रहेगी, तो सारे पत्तों को नीचे से निकालकर उस कब्र में कह लें या उस गड्ढे में उसको गिरा के और बिल्कुल सीधा सीधा उसे लिटा दिया। उसके बाद धीरे धीरे लगभग 1.5 घंटे में मिट्टी से उसको भर दिया और दोनों ने उसके ऊपर कूद कूद के मिट्टी को बिठाया ताकि मिट्टी इतनी बैठ जाए कि सड़ने के बाद भी दुर्गंध ऊपर ना आए। फिर जब उस गड्ढे को समतल कर लिया तो उसके ऊपर सूखे पत्ते, हरी डालियां, ये सब तोड़ के उसके ऊपर डाल दी। हाथ झाड़ते हुए दोनों वापस घर चले आए। खूब हंसे कि अब देखते हैं किसको कैसे पता लगता है। पुलिस
इतनी बात सुनकर हैरान हुई। पुलिस उसको लेकर सीधे उस जंगल के गड्ढे में गई। गड्ढा खोदा गया। गड्ढे से वो लाश जब निकाली गई, इस बीच लगभग 15 दिन हो चुके थे। 15 दिन में मिट्टी के इतने नीचे दबी हुई लाश पूरी तरह से सड़ गल गई थी। बाहर निकाला गया, पूरा गांव इकट्ठा था। लड़की के माँ बाप भी इकट्ठा थे। उसका एक भाई भी था। लाश की दशा देख के उन लोगों ने कहा कि ये लगती नहीं है, इन लोगों ने कहीं गायब कर दिया है, दूसरे की लाश को सहोदरा की लाश बता रहे हैं। पुलिस ने पूछा, आप कोई निशान बताइए। लड़की की मां ने कहा कि उसके दाहिने हाथ में गोदना गुदा हुआ है, जिसे आज की तारीख में टैटू कहते हैं। पहले जमाने में लड़कियां अपना नाम, शादी के तुरंत बाद घर वाले हाथ पर पति का नाम लिखवा देते थे, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन न हो, ताकि लड़की ये सपने में भी न सोच सके कि हम दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो गुदाया हुआ गुदना वो मिटता नहीं है। गाढ़े हरे रंग या कभी कभी काले रंग का गहरा निशान बना देता है। राजस्थान में, हिमाचल के कुछ ग्रामीण इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल से सटे हुए कुछ इलाकों में और बिहार के बहुतायत इलाकों में आज भी गुदना की प्रथा है। खासकर महिलाओं की। पुरुष तो शौकिया कभी कभी कोई गुदना लगा लें। कभी कभी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले लड़के पत्नी का नाम गुदा लेते हैं, ताकि कल को उनके ऊपर ये आक्षेप न लगे कि ये इनकी पत्नी कौन है। तब जब यह कहा गया कि SA उसके दाहिने हाथ में, जहां प्लेन होता है, जहां हाथ मुड़ता है, उसी के पास लिखा हुआ है। पानी मंगवाया गया। धीरे धीरे उस हाथ पर पानी डाला गया। हाथ का वो हिस्सा भी सड़ गल गया था, लेकिन स्किन जो बाहर निकली उसमें SA लिखा हुआ था। रोना पीटना मच गया कि सहोदरा ही थी और उसको इन दोनों ने मार दिया। सहोदरा की हत्या के आरोप में अजय सिंह तंवर और नारायण मैत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 27 एविडेंस एक्ट दफा 27 की रिकवरी, यानी लाश की रिकवरी, उनके इसी बयान पर की गई और दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए और उनको गिरफ्तार करके कल यानी 28 अप्रैल 2022 को जेल भेज दिया गया। आज की घटना सुनाते समय या इस पे विचार करते समय आज मुझे ये लग रहा है कि पिछले कई दिनों से मैं हालिया घटनाएं, प्रेम संबंध में हुई हत्याओं के बारे में बता रहा हूं। पहले की घटनाएं, जब मैं उस दौर की घटनाएं बताया करता था, या उस समय की घटनाएं जब मैं तरतीब से अपनी पहली पोस्टिंग से अंतिम पोस्टिंग तक मैंने घटनाएं बताई थी, तो शुरुआती 20 साल की पोस्टिंग में 10 घटनाओं में शायद एकाध घटनाएं ही प्रेम प्रसंग में होती थी, क्योंकि जर जोरू और जमीन ही कारण हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जितनी भी अपराध की घटनाएं मैं बता रहा हूं, वो लगभग उनमें से 70% घटनाएं प्रेम संबंधों में,
विवाहेतर प्रेम संबंधों में की गई हत्याएं हैं। ये विचलित करने वाली बात थी। 34 साल के अपने पुलिस कैरियर में मुझे ये महसूस पिछले 2-4 दिनों से हो रहा है कि क्राइम का ट्रेंड बदला है। शायद इंटरनेट या अकेलापन या अकेले इंटरनेट पर तमाम ढेर सारी साइट्स देखने के कारण मानसिकता में कुछ बदलाव आया है। चाहे पुरुष की मानसिकता हो, चाहे महिला की मानसिकता हो। मैंने बड़ी गहराई से इसको ढूंढने की कोशिश की और आज की घटना का कारण ढूंढने की कोशिश की। आज की घटना में ये लगता है जैसे राजेश तंवर का जो प्रेम संबंध 3 वर्षों से सहोदरा के साथ था, वो दरअसल प्रेम संबंध नहीं लगता। अगर ये प्रेम संबंध होता तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। राजेश तंवर को एक अदद लड़की की जरूरत थी, या उसको सहोदरा को उसने सिर्फ एक लड़की की तरह इस्तेमाल किया, और जैसे ही घर वालों ने एक दूसरी लड़की मुहैया कराई या बताया कि नहीं अब 1 महीने में दूसरी तुम्हारे पास आ जाएगी, तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, बात करने को तैयार नहीं था। और जब उसी की वजह से वो दूसरी लड़की भी छूट गई, शादी टूट गई, तो उसी का कत्ल कर दिया। यानी उसे सिर्फ एक अदद लड़की, एक अदद फीमेल की दरकार थी। कतई कोई प्रेम संबंधों की बातें गलत है। ढूंढते ढूंढते आज जो मुझे रिसर्च, अच्छी रिसर्च नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा से, जहां पर देश भर के क्राइम का डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसमें मिल गया। ये शोध पत्र ये कहता है कि ताजा रिकॉर्ड के मुताबिक पहले जहां सबसे ज्यादा हत्याएं निजी अदावट, जमीन जायदादों के विवाद में हुआ करती थीं, पिछले कुछ वर्षों से ज्यादातर हत्याएं कथित प्रेम संबंधों और अवैध रिश्तों के कारण होने लगी। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी ये चिंता, जो मुझे लग रहा था कि क्या बात है, हमें जो घटनाएं मिल रही हैं सब अवैध संबंधों से संबंधित हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा भी यही कहता है। दाम्पत्य जीवन पर केंद्रित एक विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2017 में विश्व में लगभग 30,000 महिलाएं अपने प्रेमियों के हाथ मौत के घाट उतारी गई हैं। इस स्टडी में यह भी सामने आया कि दोस्तों के हाथ मारे गए लोगों में 80% महिलाएं हैं, क्योंकि इस बीच में सिस्टम और एंटरटेनमेंट के माध्यमों ने नए पीढ़ी के सपनों का ट्रेंड भी बदल दिया। शायद इसीलिए क्राइम का ये ट्रेंड भी बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र का दावा है, इसी स्टडी में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि प्रेम संबंधों के कारण विश्व स्तर पर सालाना 5,000 हत्याओं में 1,000 हत्याएं अकेले भारत में हो रही हैं। हालांकि गैर सरकारी संगठन को भी कोट करते हुए बताया है कि विश्व में ऐसी हत्याओं की संख्या 20,000 तक पहुंच गई है। इसी में भारत के संबंध में यह दिया हुआ है कि भारत में प्रेम संबंधों में रोजाना 7 हत्याएं, 14 आत्महत्याएं और 47 अपहरण की घटनाएं हैं। अपहरण का मतलब यह है कि जब लड़का लड़की भागते हैं तो पुलिस वाले 95% जो ये शिकायत होती है, पुलिस वालों की मजबूरी होती है कि वो इसे अपहरण में 363, 366 आईपीसी में दर्ज करें। तो भागे तो वो अपनी मर्जी से
लेकिन क्राइम के रिकॉर्ड में ये अपहरण दर्ज है और ऐसे 47 अपहरण की घटनाएं प्रतिदिन देश में हो रही हैं। इसी रिकॉर्ड के मुताबिक इन दिनों 90 में से 25 हत्याएं प्रेम संबंधों और अवैध संबंधों को लेकर हो रही हैं। इसका कारण भी इस स्टडी में बताया गया कि ऐसी हत्याओं के पीछे मूल कारण गलतफहमी, व्यभिचार और घरेलू हिंसा है। ऐसी हत्याओं में करीब 82% विवेचनाओं में अंतिम कॉल रिकॉर्ड के अंतिम कॉल, लास्ट कॉल से ही हत्यारे का पता लगा है। थोड़ी सी पुलिस की शक्ति, अंतिम कॉल निकाला, फिजिकली वेरीफाई किया, थोड़ी सी शक्ति की सारी बात पता लग गई। राज्यवार विवरण भी इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की इस स्टडी में लिखा हुआ है कि जिन 1000 से अधिक हत्याएं ऑनर किलिंग की हो रही हैं भारत भर में हर साल, उनमें से प्रतिवर्ष हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में करीब 900 और बाकी देश में लगभग 300 ऑनर किलिंग हो रही है। अवैध प्रेम संबंधों में होने वाली हत्याओं का आंकड़ा और भयावह है। 2015 में उत्तर प्रदेश में ऐसी 383 हत्याएं, तमिलनाडु में 175, बिहार में 140, गुजरात में 122, महाराष्ट्र में 214, आंध्र प्रदेश में 198 हत्याएं दर्ज की गई हैं। उसका जो कारण डिटेल में दिया है स्टडी का, जो क्राइम रिकॉर्ड नेशनल क्राइम NCRB जिसे कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर था कि आजकल के प्रेमी अपनी दोस्त महिलाओं पर चोरी छिपे नजर रखते हुए उनका उत्पीड़न करते हैं। जो मैक्सिमम घटनाओं की डिटेल से उन्हें मिला है, उनका रोमांस पहले तो तेजी से गहरे संबंधों में तब्दील हो जाता है, फिर वे स्वयं पर नियंत्रण खोकर संबंधों पर हावी होने लगते हैं। वे अक्सर आत्महत्या की धमकियां देते हैं, प्रतिशोध की साजिश रचने लगते हैं। वे जबरदस्ती महिला दोस्त पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति के कारण उन्माद के जुनून में अंधे होकर हत्या कर बैठते हैं। ब्रिटेन में तो हाल ही में ऐसे रिश्तों पर बाकायदा एक शोध वकीलों के समूह, मनोवैज्ञानिकों के समूह, पुलिस कर्मचारियों और प्रोबेशन अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है ताकि वो इस तरह की हत्याएं, आत्महत्याएं विवाहेतर अथवा प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें। ऐसी घटनाओं की इस रिसर्च पेपर में यह भी दिया है कि पुरुष पार्टनर्स के लिए अब लड़कियों के साथ सहज रह पाना असंभव सा हो रहा है। प्रेम संबंधों के टूटने पर अक्सर पुरुष ही महिला के प्रति हिंसक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बात एक तरफा प्रेम अथवा प्रेम संबंध टूटने की हो, पुरुष पार्टनर हमलावर होकर हत्या की कोशिश या एसिड फेंकने की हरकतें करने लगता है। इस तरह की बहुत डिटेल जानकारी शोध पत्र में दी है जो बहुत लंबा है। इसका पूरा बताना फिर समय ज़्यादा इसमें लगेगा। इस रिसर्च पेपर की साइट के बारे में हम आपको लिंक प्रस्तुत कर देंगे कम्युनिटी में, आज ही प्रस्तुत करेंगे। आज इस पूरे प्रकरण में या शोध में दिए हुए इन सारे, अब आप सोचिए कि हत्या के मतलब कुल हत्या में सबसे अधिक प्रतिशत इन्हीं प्रेम संबंधों का हो चला है, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो। इसलिए आज किस्सा गोई परिवार को बस 2 लाइनों में अपनी बात बताना चाहता हूं कि ये इश्क का भूत चाहे जिस माध्यम से आपको लग जाए तो आपको एक बहुत
पतले रास्ते पर चलना है। आप इसकी कल्पना करें कि आपको एक बहुत पतले रास्ते पर चलना है जिसके एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। आप जरा सा बह के बाईं तरफ तो कुएं में, और जरा सा बह के दाईं तरफ तो खाई में। आप इधर गिरें या उधर गिरें, जान आपकी जानी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अपराध से इतर जो बात कल मैंने बताई थी बुलबुल के उस घोंसले के बारे में, बहुत ढेर सारी प्रतिक्रियाएं कल आईं, जिनकी वजह से मेरा हौसला और बढ़ा। 12 प्रतिक्रियाएं उसमें या टिप्पणियां या कमेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने चाहा है कि आप इसका अपडेट जरूर दें कि आखिर उनका क्या हुआ। कुछ लोगों ने यह जानना चाहा कि क्या जो उसकी मां है यानी बुलबुल है वो आई कि नहीं आई। आज जब मैं ऑफिस से आया मैंने फिर जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बुलबुल को आज भी आते हुए नहीं देखा। हो सकता है वो थोड़ा बहुत खाना लेकर थोड़ी देर के लिए आई हो, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वो तीनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। कल की टिप्पणी में किसी ने यह लिखा था कि आटे के इस पेस्ट की जगह आप चावल के पेस्ट, बहुत बारीक नहीं टुकड़ों में जिसमें हो, उनका पेस्ट खिलाएंगे तो ये 2 हफ्ते में उड़ने लायक हो जाएंगे और इन्हें स्टार्च और चूंकि अच्छी मात्रा में मिलेगा इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये बात मैंने घर पहुंचने से पहले अपने घर में बता दी थी कि थोड़ा सा चावल मिक्सी में पीस के, एकदम महीन नहीं, थोड़ा खुरदुरा हो, उसका एक सामान्य पेस्ट बना लिया जाए। घर पहुंचते ही मैंने उस पेस्ट को टूथपिक से जब खिलाने की कोशिश की तो 2 उनमें से तो बिल्कुल अपनी शुतुरमुर्ग जैसी ऊंची गर्दन निकालकर चिल्लाते हुए खाने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक ऐसा लग रहा था कि शायद बचा नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वो शायद दुनिया छोड़ गया। लेकिन जब इन दोनों को श्रीमती जी बहुत दुखी हुई, उन्होंने कहा कि अरे ये एक लगता है मर गया। लेकिन इसी बीच शायद या तो वो भूख की वजह से सो गया था या लू की वजह से सो गया था या कुछ तबीयत खराब हो, लेकिन फिर भी उसने उसी तरह चिल्लाना शुरू किया और सबसे ज़्यादा पेस्ट भी उसी ने खाया। तीनों को तब तक मैंने पेस्ट खिलाया जब तक कि वो चिल्लाना उन्होंने बंद नहीं किया और वो चुपचाप सो गए। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। आज भी अंत में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, शायद 1 मिनट से भी कम का होगा। आप देखिए कितने भूखे थे और थोड़ा सा, हमारे ख्याल से 1 या 2 बार टूथपिक में लगा हुआ चावल का पेस्ट खाने के बाद संतुष्ट हो गए और सो गए। ये खाली पक्षियों के लिए नहीं, किसी पर भी लागू होता है। कभी भूख से बिलबिलाते मजदूर को देखिए, कभी धूप में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हुए मजदूरों को, आदमियों को देखिए, जान सूखी होती है और जब उन्हें भरपेट भोजन मिल जाता है तो वो सड़क के फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है उसमें इस कदर सोते हैं कि उन्हें जगाना मुश्किल होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लो इधर लो, तीसरे वाले लो। तो देखो कितना भूखा है, वो तो चाट ले रहा है बिल्कुल। लो लो, लो। हम्म
चलो पेट भर गया इनका। पकड़ो जरा सा 1 मिनट, तुम बंद कर दो।